कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो इसी अध्याय का भाग 2 आज हम करेंगे। इससे पहले भाग 1 हम करा चुके हैं, तो जिन लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है उसको वो जरूर देख ले ताकि भाग 2 उनको आसानी से समझ में आ सके। भाग 2 में हमारे उप विषय होंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, जानेंगे कि कैसे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति दूसरे देशों से अलग थी। भारत में विपक्षी पार्टियों का उद्भव भी करेंगे कि भारत में कौन कौन सी पार्टियों का जन्म हुआ। और तीसरा, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन कैसे थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति अन्य देशों से कैसे अलग थी, यह जानना जरूरी है। तो भारत में लंबे समय तक, और वो लंबा समय अगर हम देखें तो 1952 से लेकर 1967 तक, और केंद्र स्तर पर बात करें तो केंद्र स्तर पर तो 1977 तक एक ही दल अर्थात कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है या कांग्रेस की सरकार बनती रही। या दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस का शासन रहा है इतने लंबे समय तक। अगर 1952 से 1967 की बात करें तो केंद्र और राज्य स्तरों पर एक ही सरकार बनती रही है। लेकिन भारत अकेला देश नहीं था जहां लंबे समय तक एक ही दल का शासन रहा। भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी एक दल का प्रभुत्व रहा है, और भी बहुत सारे देश थे जहां पर एक दल ने लंबे समय तक शासन किया है। चीन, क्यूबा, सीरिया ऐसे देश है जहां एक दलीय शासन प्रणाली प्रचलित है। एक दलीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि जब देश में सिर्फ एक ही दल हो, यहां संविधान में सिर्फ एक ही दल को देश में शासन करने की अनुमति दी गई। लेकिन भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली होने के बाद भी लोग कांग्रेस को ही वोट देते रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जिन देशों में एक दलीय शासन प्रणाली प्रचलित होती है वहां तो बार बार वही दल सरकार बनाता है। लेकिन भारत में तो शुरू से ही बहुदलीय शासन प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन फिर भी भारत में कांग्रेस की ही सरकारें बनती रही। कुछ दूसरे देशों जैसे म्यांमार और बेलारूस में एक पार्टी का प्रभुत्व सैन्य उपायों के द्वारा कायम किया गया है। म्यांमार की अगर हम बात करें तो वहां तो आज भी सैनिक शासन देखने को मिलता है। तो वहां सेना ने जबरदस्ती अपनी, कहते हैं कि वो प्रभुत्व स्थापित किया हुआ। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। अगर हम मैक्सिको का उदाहरण देखें कि वहां एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे स्थापित रहा है और भारत से अगर उसकी तुलना करें तो क्या फर्क है, तो ये मानचित्र है। और इस मानचित्र में अगर हम देखें तो अमेरिका के दक्षिण में ये जो देश है ये मैक्सिको है। तो मैक्सिको का उदाहरण हमारे सामने है। मैक्सिको अमेरिका के दक्षिण में एक देश है। यह देश 1930 में स्वतंत्र हुआ था। यहां हर 6 साल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। हमारे देश में 5 साल के बाद कराए जाते हैं। 1930 में स्वतंत्र हुआ और 6 साल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन वर्ष 2000 तक यहां जितने भी चुनाव हुए उन सभी में एक ही पार्टी, और पार्टी का नाम था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, स्पेनिश में से PRI कहते हैं, की जीत होती रही। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है कि 1930 से लेकर 2000 तक अर्थात 70 सालों तक यहां पर एक ही पार्टी सरकार बनाती रही। तो पहले उसके कारणों को जानना जरूरी है कि कैसे एक पार्टी इतने लंबे समय तक जीतती रही। ऐसा नहीं है कि यहां विपक्षी दल नहीं थे, क्योंकि एक प्रश्न यह पैदा होता है कि शायद एक ही दल का शासन हो, विपक्षी दल ना हो। तो यहां विपक्षी दल भी थे, विपक्षी दल थे और वे चुनाव में भाग भी लेते थे, लेकिन उन्हें कभी भी जीत हासिल नहीं। इसका कारण यह था कि चुनाव जीतने के लिए
पीआरआई तरह तरह के हथकंडे अपनाती थी, तरह तरह के गलत साधन अपनाती थी। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पीआरआई की बैठकों में जाना जरूरी था। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी था कि वे जब भी जितनी भी बैठकें हों उनको उन बैठकों में शामिल। दूसरा तरीका जो अपनाती थी चुनाव जीतने के लिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए यह जरूरी था कि वे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बताएं कि उनके मां बाप पीआरआई को ही वोट दें। तो एक प्रकार से सरकारी स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते थे वो पीआरआई का प्रचार करते थे, बच्चों को इस बात के लिए मजबूर करते थे कि वो अपने माता पिता को कहें कि पीआरआई को ही वोट दें। तीसरा, मीडिया द्वारा सरकार का गुणगान किया जाता था और विपक्षी दलों की आलोचना की जाती थी। एक ये हथकंडा भी उनके द्वारा अपनाया जाता था। अलग अलग विज्ञापन छपते थे जिनमें सरकार का गुणगान होता था और विपक्षी दलों की आलोचना होती थी ताकि जनता में उनकी बुरी छवि बने। इसी प्रकार कई बार एक दल अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को बदल दिया जाता था ताकि लोग वोट देने ही ना जा सके या वोट डालने ही ना जा सके। तो इस प्रकार से मेक्सिको के उदाहरण से हमें पता चलता है कि वहां एक दल का शासन जबरदस्ती स्थापित किया गया था। चार तरीके आपने देखे तो इससे क्लियर हो जाता है कि वहां एक दल का शासन जबरदस्ती स्थापित किया गया था, लोगों को मजबूर किया गया था। वहां लोगों के पास कहने को तो विकल्प थे, कहने को तो विरोधी दल थे, लेकिन असल में कोई विकल्प नहीं था। अगर देखें तो जिस प्रकार से उनको मजबूर किया जाता था तो कोई उनके पास विकल्प नहीं था। वहां किसी भी तरह से शासक दल को नहीं हराया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं, क्योंकि वहां निष्पक्ष चुनाव होते ही नहीं थे। चुनाव दिखावे के लिए चुनाव होते थे लेकिन वास्तव में चुनाव होते ही नहीं थे। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दूसरे देशों में एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र को समाप्त करके स्थापित किया गया था। भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व हम देखें और दूसरे देशों में एक दल का प्रभुत्व देखें तो सबसे बड़ा जो फर्क ये आता है कि दूसरे देशों में एक दल का जो प्रभुत्व है वो लोकतंत्र को समाप्त करके स्थापित किया गया था। जैसे इन देशों में समय पर चुनाव नहीं करवाए गए थे और चुनाव अगर कराए भी जाते थे तो चुनाव में दूसरे राजनीतिक दलों के भाग लेने पर रोक लगाई जाती थी, जिस प्रकार हमने मेक्सिको का उदाहरण देखा। लेकिन दूसरी ओर भारत में एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र के अंदर स्थापित हुआ है। हमने लोकतंत्र के नियमों का पालन करते हुए एक दल के प्रभुत्व को देखा है। जैसे यहां समय पर चुनाव करवाए गए हैं, 5 साल के बाद चुनाव हुए हैं। चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। इन सब बातों के होते हुए भी कांग्रेस एक के बाद एक होने वाले चुनावों को जीतती चली गई और अपनी सरकार बनाती चली गई। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि भारत में एक दल का प्रभुत्व और दूसरे देशों में एक दल के प्रभुत्व में क्या अंतर है, तो अंतर स्पष्ट है कि दूसरे देशों में लोकतंत्र को समाप्त करके एक दल का प्रभुत्व स्थापित किया गया है, जबकि भारत में समय पर चुनाव करवाए गए हैं। चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को भाग लेने का मौका दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे और कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। अब आता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या, कब इसकी स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और किसने की, यह जानना भी जरूरी है। तो भारत में राजनीतिक दलों का जन्म ब्रिटिश शासन काल में देश को अंग्रेजी शासन से आजाद करवाने के लिए एक आंदोलन के रूप में हुआ था। कहने का मतलब क्या है कि इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में शुरू में राजनीतिक दलों का जन्म चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ था, क्योंकि राजनीतिक दलों का अगर हम देखें तो राजनीतिक दल एक ऐसा समूह है लोगों का जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में राजनीतिक दलों का जन्म चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि देश को आजाद करवाने के लिए हुआ था। बल्कि देश को अंग्रेजी शासन से आजाद करवाने के लिए राजनीतिक दलों का जन्म हुआ था। तो भारत का सबसे पहला राजनीतिक दल कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे पहला राजनीतिक दल था, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस INC भी कहते हैं। इसका छोटा नाम कांग्रेस था। आज भी इसको ज्यादातर लोग कांग्रेस के नाम से ही पुकारते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम, पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ने की थी। यह एशिया का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। सबसे पुराना राजनीतिक दल होने का गौरव इसको प्राप्त होता है और ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय देश पर अंग्रेजों का राज था। 1885 में क्योंकि देश पर अंग्रेजों का राज था इसलिए समाज का हर वर्ग देश को आजाद देखना चाहता था। अतः कांग्रेस की स्थापना के बाद समाज के सभी वर्गों के लोग अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि हर कोई देश को आजाद देखना चाहता था और उनको लगा कि कांग्रेस देश को आजाद कराएगी। इसलिए सभी लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के थे, जाति के थे, धर्म के थे, अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसलिए पामर ने कांग्रेस को छतरी संगठन या फिर हम कहते हैं छाता संगठन कहा है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस को पामर ने कहा है। क्या होता है छतरी संगठन? छतरी संगठन का अर्थ यह है कि उस समय कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन था जिसमें देश के सभी धर्मों, जातियों, समुदायों और विचारों के लोग शामिल थे। इसलिए उस जमाने में कांग्रेस को छतरी संगठन कहा जाता था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कांग्रेस को सराय का नाम दिया था। तो क्यों उन्होंने इसका नाम दिया सराय? उनका कहना था कि कांग्रेस ने सभी वर्गों के लोगों के लिए, सभी धर्मों, जातियों और विचारों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे। इसलिए यह एक सराय थी, या जिसको हम कह सकते हैं धर्मशाला थी, जहां सभी वर्गों के लोग आकर ठहर सकते थे। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इंपॉर्टेंट लाइन है कि वे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस को समाप्त करने की बात कही थी? वो महात्मा गांधी थे। उनका कहना था, ऐसा क्यों कहा महात्मा गांधी जी ने? तो उनका कहना था कि कांग्रेस की स्थापना देश को आजाद करवाने के लिए की गई थी। वास्तव में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि देश को आजाद करवाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्योंकि अब यह उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए स्वतंत्र भारत के नव निर्माण के लिए कांग्रेस को भंग करके एक नए संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये बात कही थी कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन गांधी जी के इस विचार को स्वीकार नहीं किया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के शासन की बागडोर कांग्रेस को सौंप दी गई। जो उन्होंने कहा था उस पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की अगर हम बात करें तो अलग अलग समय पर कांग्रेस के अलग अलग चुनाव चिन्ह रहे हैं। अगर 1951 से लेकर 1971 तक देखें तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी रहा है, हल के साथ। तो आप देख रहे हैं 1951 से लेकर 1971 तक दो बैलों की जोड़ी। 1971 से 1977 तक 1977 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा दूध पीता हुआ आप ये चित्र देख रहे हैं। बाद में चुनाव चिन्ह बदल गया, दो बैलों की जोड़ी की जगह पर गाय और बछड़ा आ गया, दूध पीता हुआ बछड़ा। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है। नेक्स्ट जो उप विषय है जिस पर हमने आज चर्चा करनी है वो है भारत में विपक्षी पार्टियों का उद्भव, कि कौन कौन सी पार्टियां भारत में आई। हालांकि 1952 के पहले आम चुनाव के बाद पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस समय केवल कांग्रेस ही एकमात्र दल था जिसने चुनाव में भाग लिया था। और भी अनेक विपक्षी दल थे जिन्होंने चुनाव में जोर शोर से भाग लिया था, लेकिन यह अलग बात है कि चुनाव में उन्हें ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। पीछे हम देख चुके हैं कि सभी लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां दूसरी नहीं थी। इनमें से कई पार्टियां तो 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले ही बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी
विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। तो उस दौरान भी कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी नहीं थी, और भी बहुत सारी पार्टियां थी। यह सही है कि 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा और विधानसभा में कुछ ही सीटें मिल पाई थी, लेकिन फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णात्मक भूमिका निभाई। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं था, बल्कि इन पार्टियों ने, ये सही है कि इनको कम सीटें मिली, लेकिन फिर भी हमारे देश का जो लोकतांत्रिक चरित्र है उसको बनाए रखने में इन पार्टियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्षी दलों का होना बहुत जरूरी है। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की खुलकर आलोचना की। इस आलोचना का फायदा यह हुआ कि इससे शासक दल पर अंकुश रखने में या उस पर कंट्रोल, नियंत्रण रखने में सहायता मिली। अगर पार्टियों की विपक्षी पार्टियों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है भारतीय साम्यवादी पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई का नंबर सबसे पहले आता है। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नवयुवकों का ऐसा समूह उत्पन्न हुआ जो इस दल की नीतियों से संतुष्ट नहीं था। ये नवयुवक रूस की क्रांति से प्रभावित थे। हमने पढ़ा कि कांग्रेस पर पहले नरम दल के लोगों का वर्चस्व था, जो जिनका अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था, और वो प्रार्थना पत्र लेके अंग्रेजों के पास जाते थे। लेकिन 1920 में कांग्रेस के अंदर ही ऐसे नवयुवक पैदा हुए जो नरम दल की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। इन नवयुवकों का मानना था कि देश की स्वतंत्रता प्रार्थना पत्रों से प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि साम्यवाद की राह अपनाने से प्राप्त हो सकती है। साम्यवाद क्या कहता है? अर्थात क्रांतिकारी साधनों से प्राप्त की जा सकती है। अतः रूस की क्रांति से प्रभावित होकर इन भारतीय नवयुवकों ने अनेक संगठन बनाए। 1924 में इनमें से कुछ संगठनों का, जितने भी संगठन बने ये, तो इनमें से कुछ संगठनों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में भारतीय साम्यवादी पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1924 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पार्टी के अंदर कई सवाल उठ खड़े हुए। इनमें से एक मुख्य सवाल यह भी था कि देश को जो आजादी प्राप्त हुई है, क्या वह सचमुच की आजादी है या यह आजादी झूठी है? इस पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वह सच्ची आजादी नहीं, वास्तव में असली आजादी नहीं। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। तो इनका मानना शुरू से ही, साम्यवादी पार्टी का मानना है कि ये क्रांतिकारी साधनों में विश्वास रखते हैं कि जो आजादी मिली है वो गरीब आदमी को नहीं मिल पाई है, इसलिए इन्होंने हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया तेलंगाना में। लेकिन यह पार्टी अपनी इस बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सकी, इसलिए इसे अपनी इस विचारधारा को छोड़ना पड़ा, हिंसक विचारधारा को छोड़ना पड़ा। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और 1952 के आम चुनाव में भाग लेने का फैसला लिया। ये छोड़ दिया कि चुनाव के द्वारा ही सत्ता परिवर्तन की जा सकती है, इस बात को मान लिया। तो पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और यह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। उस जमाने में 16 सीटें, दूसरे नंबर पर जो पार्टी आई थी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसे 16 सीटें मिली थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उस समय यह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। इस दल को ज्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। तो इन 3-4 राज्यों में इसको वोटें मिली थी। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इस दल में फूट पड़ गई। दल के एक गुट ने भारत चीन युद्ध में भारत का साथ दिया, 2 भागों में बट गई पार्टी। एक दल ने भारत का साथ दिया, लेकिन दूसरे गुट ने चीन के आक्रमण को सही बताया और भारत को चीन के साथ शांति वार्ता करने के लिए कहा। 1964 में इसी फूट के कारण, जिस प्रकार से 2 धड़े बट गए थे, एक ने भारत का साथ दिया और एक ने चीन के आक्रमण को सही ठहराया, तो 1964 में इसी फूट के कारण यह दल
दो दलों में बट गया। यह भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारतीय साम्यवादी पार्टी में विभाजन कब हुआ, 1964 में। कुछ सदस्यों ने श्री ए के गोपालन के नेतृत्व में अपना एक अलग दल भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई-एम बना लिया। तो इस प्रकार भारतीय साम्यवादी पार्टी के दो दल बन गए। एक जो था भारतीय साम्यवादी पार्टी सीपीआई था, और एक जो दूसरा दल था भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी या सीपीआई-एम जिसको हम कहते हैं। दो दल इस प्रकार से बन गए। अगर पार्टी के प्रमुख नेताओं की बात करें तो ए के गोपालन इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। एस ए डांगे, श्रीपद अमृत डांगे, ये भी इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। ईएमएस नंबूदिरीपाद जो बाद में केरल के मुख्यमंत्री भी बने, पहले भाग में हमने इसको बताया, ये भी साम्यवादी पार्टी के ही प्रमुख नेता थे। पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया का नाम भी सीपीआई के सदस्यों में गिना जाता है। दूसरी पार्टी जो हमारे सामने है वो है भारतीय जनसंघ। चुनाव चिन्ह आप देखते रहे हैं, जलता हुआ दीपक, ये इनका चुनाव चिन्ह था। भारतीय जनसंघ, जिसे आमतौर पर जनसंघ लोग ज्यादा जानते हैं, जनसंघ के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को की थी। महत्वपूर्ण लाइन है कि जनसंघ की स्थापना किसने और कब की? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को की थी। वे इसके संस्थापक होने के साथ साथ अध्यक्ष भी थे। यह दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस के नाम से जाना जाता है, तो जो जनसंघ था वास्तव में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक अंग था या राजनीति में भाग लेने वाला अंग था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके महासचिव थे, जनसंघ के महासचिव थे वो। भारतीय जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार दिया। ये महत्वपूर्ण लाइन है, तो जो आपने याद रखनी है कि भारतीय जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार दिया। इसके अलावा इस दल ने यह भी विचार दिया कि भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत की स्थापना की जाए। तो वो भारत और पाकिस्तान को एक करने के पक्ष में जनसंघ रहा है शुरू से ही, ताकि अखंड भारत की स्थापना की जा सकी। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में भी यह पार्टी सबसे आगे थी, जो हिंदी को प्राथमिकता देना चाहती थी। इसके अलावा इस दल ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का भी विरोध किया। सरकार जो समय धार्मिक अल्पसंख्यकों को रियायतें दे रही थी। 1964 में जब चीन ने अपना परमाणु परीक्षण किया, तो इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की वकालत की कि भारत को भी परमाणु हथियार तैयार करने चाहिए। तो एक अलग प्रकार के विचारों वाली यह पार्टी रही। 1952 के पहले आम चुनाव में इस पार्टी को केवल 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यह भी महत्वपूर्ण लाइन है कि भारतीय जनसंघ को पहले आम चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? 3 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। इसी प्रकार 1957 के चुनाव में भी इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती थी। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों और खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। शुरू में इस पार्टी को कहां समर्थन मिला, यह आपको बताया गया। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भारतीय जनसंघ में शामिल है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें कौन सी पार्टी में हैं, तो वो भारतीय जनसंघ रही है। तीसरी पार्टी की अगर हम बात करें तो तीसरी पार्टी थी जो स्वतंत्रता के बाद देश में देखने को मिली, सोशलिस्ट पार्टी। चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं, बड़ का पेड़। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा रखने वाले कुछ युवा नेताओं के समूह ने 1934 में किया था। कोई अलग से पार्टी नहीं बनाई थी, बल्कि कांग्रेस के अंदर ही जो युवा थे और जिनकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी, उन्होंने 1934 में इसकी स्थापना की थी। ये नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनवादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव करके दोहरी सदस्यता पर रोक लगा दी। मतलब ये तय कर दिया कि एक व्यक्ति एक समय में या तो कांग्रेस का ही सदस्य रहेगा, कि दूसरे किसी दल का सदस्य नहीं बनेगा। 1948 में ऐसा कांग्रेस ने किया।
इस कारण से कांग्रेस के इन समाजवादियों को मजबूर होकर 1948 में कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो हम कह सकते हैं 1948 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। लेकिन वास्तव में ये कांग्रेस के अंदर ही कुछ युवा नेताओं की जो समाजवादी विचारधारा रखते थे, उन्होंने इस दल का गठन किया था। आचार्य नरेंद्र देव इस पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। तो यह पार्टी लोकतांत्रिक, अगर हम देखें तो यह पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करती थी। एक अलग प्रकार का समाजवाद था जिसको हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं, में विश्वास करती थी। तो इस आधार पर यह पार्टी कांग्रेस और भारतीय साम्यवादी पार्टी से अलग थी, क्योंकि कांग्रेस भी समाजवाद में विश्वास करती थी। और अगर हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो यह भी साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा को ही मानते हैं। तो यह पार्टी कांग्रेस की आलोचना करती थी क्योंकि वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही थी, बड़े लोगों का, पैसे वालों का पक्ष ले रही थी, और मजदूरों और किसानों की उपेक्षा कर रही थी। 1952 के पहले आम चुनाव में इस पार्टी को 12 सीटें मिली थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करने वाली लाइन है कि पहले आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 12, लोकसभा की 12 सीटें मिली थी। 1955 में राम मनोहर लोहिया वाला गुट इस पार्टी से अलग हो गया और उन्होंने एक और नई पार्टी बना ली, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली राम मनोहर लोहिया ने। इसके बाद भी इस पार्टी के कई टुकड़े हुए, कई ये कहते हैं कि कई बार कई तोड़ के लिए जानी जाती है पार्टी, बहुत सारे बार टूटी है ये पार्टी। तो इससे कई दल बने हैं, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आदि। अगर सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी इस पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं। एक और पार्टी जो स्वतंत्रता के बाद बनी वो थी स्वतंत्र पार्टी। चुनाव के आप देख रहे हैं उसका तारा है, स्टार है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अगस्त 1959 में की थी। याद रखनी है लाइन ये, अगस्त 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की थी। वे राजा जी के नाम से प्रसिद्ध थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। राजगोपालाचार्य जी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। आर्थिक मामलों पर इस पार्टी की अलग राय थी। इस पार्टी ने मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की, अर्थात इस पार्टी का मानना था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम दखल अंदाजी करके निजी क्षेत्र को खुली छूट दे। तो अलग आर्थिक मामलों पर यह पार्टी अलग विचार रखती थी। इनका मानना था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम दखल अंदाजी करनी चाहिए तथा निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इसके अलावा इस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति और गुट निरपेक्षता की नीति की भी आलोचना की तथा अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की वकालत की। स्वतंत्र पार्टी जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के भी विरुद्ध थी। स्वतंत्र पार्टी की इसी विचारधारा के कारण जमींदार और राजे महाराजा इसकी तरफ आकर्षित हुए। इसका कारण यह था कि भूमि सुधार कानूनों के कारण इन जमींदारों की या राजे महाराजाओं की जमीन छीनने का खतरा पैदा हो गया था और इससे बचने के लिए इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का दामन थाम लिया। क्योंकि ये पार्टी आर्थिक मामलों पर अलग राय रखती थी, तो इसलिए इस पार्टी में जो लोग आए वो ज्यादातर जमींदार और राजे महाराजा थे। इसके अलावा उद्योगपति और व्यवसायी वर्ग के लोग भी राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस नीति के खिलाफ थे। इसलिए इन लोगों ने भी स्वतंत्र पार्टी का समर्थन किया। स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेताओं की अगर हम बात करें तो के.एम. मुंशी इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। मीनू मसानी, एन.जी. रंगा किसान आंदोलन के ये फादर भी माने जाते हैं, ये भी इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। एक और प्रश्न पैदा होता है कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन कैसे थी, कैसे कह सकते हैं
कांग्रेस को कई बार कहा जाता है कि वो सामाजिक गठबंधन था या विचारात्मक गठबंधन था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करना था, अर्थात जनता की जो मुश्किलें हैं उनको सरकार तक पहुंचाना था। लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी ने एक ऐसे वाहन का रूप धारण कर लिया जिस पर सभी धर्मों, जातियों और विचारों के लोग सवार हो गए। तो पहले देखते हैं कि कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन कैसे थी। शुरू में कांग्रेस अंग्रेजी पढ़े लिखे, ऊंची जाति वाले और शहरी बुद्धिजीवों का एक समूह था। ज्यादा मतलब इससे ज्यादा लोग जुड़े हुए नहीं थे। अंग्रेजी पढ़े लिखे, ऊंची जाति वाले और शहरी बुद्धिजीवियों का एक समूह था जिनका उद्देश्य जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करना था, जनता और सरकार को जोड़ने का काम करना था। लेकिन बाद में कांग्रेस द्वारा समय समय पर जो आंदोलन चलाए गए उससे इस पार्टी का सामाजिक आधार बढ़ना शुरू हुआ और इस पार्टी ने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया और यह आम आदमी की पार्टी बन गई। सभी लोग इससे जुड़ गए। तो इस प्रकार इस पार्टी में किसान, उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण, मजदूर, निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय, उच्च वर्गीय आदि सभी वर्गों के लोग जुड़ गए और इस पार्टी ने एक ऐसे सामाजिक गठबंधन का रूप धारण कर लिया जो भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करता। तो सभी वर्गों के लोग, किसान, उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण, मजदूर, निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय, उच्च वर्गीय सभी वर्गों के लोग इस पार्टी से जुड़ गए। इस प्रकार ये एक सामाजिक गठबंधन बन गई। कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन कैसे थी? तो जिस प्रकार कांग्रेस में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल थे उसी प्रकार इसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग भी शामिल थे। जिस प्रकार सभी वर्गों के, इसी प्रकार सभी विचारधाराओं के लोग भी शामिल थे। जैसे कांग्रेस में गर्मपंथी, नरमपंथी, क्रांतिकारी, शांतिवादी, उदारवादी, दक्षिणपंथी, वामपंथी आदि सभी विचारों के लोग शामिल थे। वास्तव में यह पार्टी एक मंच की तरह थी जिस पर विभिन्न विचारों के लोग इकट्ठा होते थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस ने विभिन्न विचारों वाले इन लोगों को अपने साथ बनाए रखा और एक सफल गठबंधन कायम। लेकिन उसके बाद भी ये लोग छोड़कर नहीं गए, इसी में बने रहे। इस प्रकार ये एक विचारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस के इस गठबंधनी स्वभाव ने उसे कई फायदे पहुंचाए। जैसे एक फायदा तो ये पहुंचाया कि कांग्रेस में जो कोई भी आया, फिर चाहे उसके विचार कुछ भी क्यों ना थे, उसे गठबंधन में शामिल कर लिया गया। तो कांग्रेस में इसलिए सभी विचारों के लोग शामिल थे। दूसरा फायदा कांग्रेस को यह हुआ कि कांग्रेस में क्योंकि सबकी बात सुनी जाती थी, इसलिए विपक्ष ने जब भी कोई बात कहनी चाहिए तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह दी गई, तुरंत उसको शामिल कर लिया गया। तीसरा फायदा कांग्रेस को यह हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्वभाव गठबंधनी था, सबको साथ लेकर चलने का था, इसलिए अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता बनी रही। कोई भी उसको छोड़ के नहीं गया, कोई भी, क्योंकि सभी विचारों के लोग शामिल थे तो किसी भी विचार के साथ दो अलग अलग विचार आपस में टकरा सकते थे, लेकिन फिर भी अंदरूनी मतभेद पैदा नहीं हुए और अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता बढ़ी। धन्यवाद, नमस्कार।